अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति और जाति की राजनीति ये दोनों आपस में समावेशी हैं और बिना दोनों के मिले उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ हो नहीं सकता। और इन दिनों उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और पिछड़ा समाज के तमाम नेताओं ने इस मुद्दे को लेकर काफ़ी हंगामा मचा रखा है। और क्या ये जातिगत जनगणना उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई एक बड़ा मुद्दा है? आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, अब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव को बहुत थोड़ा सा वक्त बाकी है, एक नया मुद्दा पिछले कुछ महीनों से काफ़ी जोर पकड़े हुए है। ये मुद्दा है जातिगत जनगणना का। आज ये मुद्दा इसलिए अहम हुआ और चर्चा में आया क्योंकि मायावती ने इसको लेकर एक नई डिमांड और वायदा किया है। मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि जातिगत जनगणना की जानी चाहिए, ये बेहद आवश्यक है और भारत सरकार ऐसा नहीं कर रही है। और अब मायावती ने डिमांड की है कि अगर उनकी हुकूमत आती है, उनकी पार्टी की सरकार बनती है, तो जातिगत जनगणना पर वो ध्यान देंगी और इस वायदे को पूरा कराएंगी। इसके पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार जातिगत जनगणना की डिमांड कर रहे हैं। कांग्रेस इस मसले को लेकर पसोपेश में और दूसरे विपक्षी दलों में काफ़ी कुछ इस मुद्दे को लेकर चल रहा है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी दूरी बनाने की कोशिश कर रही है। वजह क्या है? अगर जातिगत जनगणना हो जाएगी तो क्या गलत हो जाएगा और जातिगत जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए, इसके पीछे के क्या तर्क हैं, ये तर्क सामने आना चाहिए। यह वक्त है जब पिछड़ों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, बहनों भाइयों, उनके अधिकार मिलने चाहिए। मैं इस हक में हूँ। तो ये अधिकार कब मिलेगा? जब उनकी जातिगत जनगणना होगी। जातिगत जनगणना में सिर्फ जाति नहीं गिनी जाती, उस जाति का सरकारी नौकरियों में सैचुरेशन कितना है, उद्योग धंधों में सैचुरेशन कितना है, जीवन स्तर कैसा है, उनको क्या अपेक्षित है और क्या किया जाना चाहिए और उनकी तादाद कितनी है, इसका एक मोटा मोटा आकलन हो जाएगा। क्योंकि अभी हम जो कुछ भी बातें करते हैं या जो कुछ भी चीज़ें सामने आती हैं वो एक अनुमान के आधार पे आती है कि इतने प्रतिशत दलित होंगे, इतने प्रतिशत ओबीसी होंगे, इतने प्रतिशत सवर्ण होंगे। इसका कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है। तो इसी एग्जैक्ट फिगर को बनाने के लिए ओबीसी समाज जातिगत जनगणना की डिमांड कर रहा है। क्या ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा मुद्दा है? हाँ, ये बड़ा मुद्दा बन रहा है। विपक्ष इसको एक बड़े मुद्दे की तरह पेश कर रहा है और इस बात के लिए इंसिस्ट कर रहा है, दबाव डाल रहा है, चुनावी मुद्दे में सम्मिलित कर रहा है कि ओबीसी समाज की जनगणना की जानी चाहिए, जनगणना सबकी की जानी चाहिए। तो बीजेपी इस मुद्दे से पीछे क्यों हट रही है? कारण क्या है? क्योंकि एक बार अगर ये क्लैरिटी हो गई कि कौन सी जाति का कितने प्रतिशत प्रतिनिधित्व है इस देश में, इस प्रदेश में, तो यकीन मानिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव बड़े होंगे। आप याद करें तो 90 के दशक के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति 2017 तक, बीच में एक दो दृष्टांतों को अगर आप छोड़ दें, तो उत्तर प्रदेश की सत्ता पर या तो पिछड़े समाज का या फिर वंचित समाज का या फिर अनुसूचित जाति समाज का दबदबा रहा है, उनका कब्जा रहा है और उन्होंने उत्तर प्रदेश में हुकूमत की है। यानी दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश का पिछड़ा, शोषित, वंचित, दलित समाज पॉलिटिकली ज़्यादा अवेयर है और शासन सत्ता क्या होती है ये वो देख चुका है। उसे पता है कि जब उसकी सरकार होती है तो उसे क्या फ़ायदे होते हैं और जब नहीं होती है तो उसके नुकसान क्या होते हैं। तो इसलिए सत्ता का स्वाद ओबीसी, मोस्ट ओबीसी और शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब उत्तर प्रदेश में चख चुके हैं। और एक बार नहीं, 8 बार, 4 बार मायावती, 3 बार मुलायम सिंह यादव और 1 बार अखिलेश यादव और 1 बार कल्याण सिंह, 2 बार कल्याण सिंह, सॉरी। तो ऐसा नहीं है कि ओबीसी समाज को पता नहीं है कि सत्ता क्या होती है। तो सत्ता क्या होती है इसी का तो लाभ उन्हें अर्जित करना है। तो ये समाज चाहता है कि अब उनकी जनगणना हो जाए ताकि बीसी, ओबीसी, एमबीसी, जितने में भी जो भी वर्ग मौजूद है उसके बारे में एक मोटा मोटा अनुमान लग जाए कि ये समाज इतने प्रतिशत है। तो उसकी सामाजिक, उसकी राजनीतिक, उसकी सेवागत प्रतिनिधित्व भी उसी अनुपात में तय कर दिया जाए। तो ये एक पुराना नारा भी चलता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी।
बात सही भी है, जो जितना है उसको उतना मिलना चाहिए। कुछ लोग कम जो हैं लेकिन पा ज़्यादा रहे हैं, और कुछ लोग पा ज़्यादा रहे हैं तादाद में बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्हें मिल कम रहा है। तो इस बारे में एक क्लैरिटी होनी चाहिए, एक पारदर्शिता होनी चाहिए। लिहाजा ये एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और इस मुद्दे पर अब सार्वजनिक चर्चा का वक्त आ गया है। मैं चाहता हूं कि कुछ बयान आप सुने, फिर मैं इस विषय की चर्चा को आगे बढ़ाने वाला हूं। भारतीय जनता पार्टी कभी जनगणना नहीं करेगी, क्योंकि वो जानते हैं आबादी में कौन ज्यादा है, आबादी में किसकी संख्या भारी है, इसलिए कभी जनगणना नहीं करेंगे। लेकिन हम अपने सभी लोगों को भरोसा दिलाते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम अगर कोई होगा सरकार का, तो जनगणना अगर वो दिल्ली वाले नहीं करेंगे तो उत्तर प्रदेश की सरकार आजादी करके दिखा देंगे। ओबीसी समाज की केंद्र की सरकार से जो इनकी अलग से जातिगत जनगणना कराने की मांग चल रही है, जिससे बीएसपी पूरे तौर से सहमत है। चुनाव के पूर्व इस तरह से बयानबाजी सभी पार्टियां के मुखिया आकर कर रहे हैं। और जनता भी जानती है कि कौन कितना जनता के हित के लिए है, और इस तरह की मांग उठकर जातियों को भ्रम में रखने की राजनीति बहुत लंबे समय से चली आई है, जो भारतीय जनता पार्टी ने खारिज की। तो आज के कार्यक्रम में मेरे साथ शबनम पांडे भारतीय जनता पार्टी से हैं, राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी से हैं, डॉक्टर अनिल यादव जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जाने माने चिंतक हैं, वंशराज दुबे आम आदमी पार्टी से, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से मेरे साथ मौजूद हैं, और फैजान खान बीएसपी से मेरे साथ हैं। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस बेहद महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक चिंतन वाली परिचर्चा के लिए। शुक्रिया आप सभी का। शबनम पांडे जी, क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना से पीछा छुड़ाना चाहती है और आपकी पार्टी जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती? इसके पीछे कारण क्या है और आप वजह क्या बताएंगी? देखिए ब्रजेश जी, निश्चित तौर पे हम 21वीं सदी के नए भारत की बात कर रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि 21वीं सदी के नए भारत की पहचान जातियों से हो? हमें कहीं ना कहीं, हम जहां विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, वहां पे हमें जाति धर्म की राजनीति से आगे बढ़कर विकास की राजनीति करनी होगी। और ये भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भी कहा था कि अगर जाति जनगणना हुई तो समाज में का जो ताना बाना है वो कहीं ना कहीं बिगड़ेगा और लोगों में वैमनस्य की भावना आएगी। बाबा साहब अंबेडकर ने भी ये बात कहा था कि अगर हम जाति की गणना करते रहेंगे तो ये कास्टिज्म की राजनीति, जातीयता की राजनीति कभी खत्म नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं हमें उससे निकलकर बाहर आना होगा। जो रीजनल पार्टीज हैं वो चाहती है, क्योंकि उनकी पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई, धर्म पे ही आपने अपने विचार रखे, अपने तथ्य रखे, लेकिन एक तर्क मुझे समझ में नहीं आया कि आप कहती हैं कि 21वीं सदी में जातिगत जनगणना का कोई औचित्य नहीं और जातियों से पहचान नहीं होनी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई ऐसी जाति बची हो जिस जाति का सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ और उनके क्षेत्रीय स्थानों पर न किया हो। आज भी आपके जातिगत सम्मेलन चल रहे हैं, तो आप कह कुछ रहे हैं लेकिन राजनीतिक तौर पर कर कुछ और रहे हैं। देखिए, राजनीतिक तौर पे हम सबका साथ सबके विकास के एजेंडे पे चलते हैं और अंत्योदय की फिलॉसफी पे हमारी सारी योजनाएं हैं। अगर सत्ता में जब से हम आए, चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो, आपने देखा कि हमारी हर योजना अंत्योदय पे है। अंतिम पंक्ति में खड़े शोषित वंचित लोगों को लाभार्थी बनाया है हमने, कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं का समाधान किया। हमने जाति के आधार पर कोई भी योजना नहीं किया है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने भी 49.5% आरक्षण से ज्यादा आरक्षण की बात नहीं की है, तो कहीं ना कहीं हम जो आर्थिक तौर पे तंगी में हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों, अगर जातिगत जनगणना हो जाएगी की बात तो आपका क्या चला जाएगा? करा लीजिए, उन बेचारों को पता तो चल जाए कि उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश में किस परिवेश में रह रहे हैं, मालूम चल जाएगा। क्या कठिनाई है? ब्रिजेश जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब तक सत्ता में रहे जो जाति की राजनीति करते हैं, उन्होंने इस जाति को, अपनी जाति को, जिस जाति की राजनीति करते हैं, चाहे वो किसी विशेष जाति को लेकर राजनीति करते हैं, क्या उनका उत्थान किया?
क्या गरीबी हटाया उन्होंने उत्तर प्रदेश से? क्या अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान किया? नहीं, ये केवल उनकी राजनीतिक चाल है। वो कहीं न कहीं वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और वोट बैंक की राजनीति के तहत जाति गणना की मांग कर रहे हैं। अगर उनकी भावना निष्पक्षता के साथ समाज की समरसता को बढ़ाने का होता, उत्तर प्रदेश को अव्वल प्रदेश बनाने में होता। मैडम, मैं ओबीसी समाज के बड़े लीडर और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता एमएलसी राजपाल कश्यप जी को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। ये पिछले दिनों से रैलियां लेकर निकले हुए हैं उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में, और जहां ये जाते हैं जातिगत जनगणना की डिमांड करते हैं। तो आज मैंने इनको विशेष रूप से बुलाया हुआ है। कश्यप जी, आपका स्वागत। अभी आपने बहन शबनम पांडे जी की बात सुनी। उन्होंने कहा 21वीं सदी का नया भारत है, यहाँ पर जातिगत जनगणना जैसे विषयों पर हमें चर्चा ही नहीं करनी चाहिए और जातियों की तो पहचान ही नहीं होनी चाहिए। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, देखिए, इनके पैमाने अपने हिसाब से जो शूट करते वो बताते, लेकिन इन्होंने अभी कहा कि सरदार पटेल जी भी नहीं चाहते थे। अरे 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी तत्कालीन गृह मंत्री थे। उन्होंने जाति जनगणना के लिए स्वीकृति दी और उनके देहांत के बाद में वो कलम हटा दिया गया। और समाजवादियों की सदैव मांग रही है कि जाति जनगणना हो, आबादी के हिसाब से हक का अधिकार मिले। और माननीय अखिलेश यादव जी लगातार भारत की पार्लियामेंट में उठा रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पे काम कर रहे हैं। और 1931 में जाति जनगणना हुई थी, उसमें ओबीसी 51% था। और पिछली बार जाति जनगणना हुई है। शबनम पांडे ऐसा क्यों कह रही हैं कि जाति आधारित राजनीति नहीं होनी चाहिए? आप लोग जाति वाली राजनीति कर रहे हैं, वो एकदम नहीं करती उनकी पार्टी। तो ये गरीब जो पिछड़े हैं, इनको नौकरियां दे दो, सबको नौकरियां दे दो, सबके घर में खुशहाली आ जाए। और ये बाबा साहब अंबेडकर ने जो संवैधानिक व्यवस्था दी है, ये तो संविधान को खत्म करना चाहती है। ये बीजेपी संविधान को खत्म कर जाती। जो समाज में पिछड़े हैं, दलित है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, महिलाएं हैं, इनको जो हक अधिकार है वो खत्म करना चाहते हैं। ये पूंजी चंद उद्योगपतियों को देके देश के लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। ये आरएसएस की मानसिकता रही। और जिस तरीके से गुलाम बना के इनको दाने दाने को मोहताज करके 5 किलो अनाज पे जीवित रखना चाहते हैं। आप इसको चुनाव के समय मुद्दा क्यों बना रहे हैं? चुनाव के पहले मुद्दा बनाते हैं तो शायद ज्यादा ये प्रभावशाली होता। चुनाव के वक्त इस मुद्दे को आप उठा रहे हैं तो आरोप ये लग रहा है कि आप जाति वाली राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं और ओबीसी वोट को आकर्षित करने के लिए इस तरह के पॉलिटिकल कैंपेन चला रहे हैं। अभी इन्होंने जाति सम्मेलन कराए ब्रजेश जी, 500 आदमी मुश्किल से जुट पाया, क्योंकि अब जातियां इनके पास आ नहीं रही है। लेकिन ये तो कह रहे हैं जाति में विश्वास नहीं करती हैं। ये तो लगातार अभी लखनऊ की राजधानी में किसी की आंख में धूल मत झोंके, झूठ इतना ना बोले कि सभी ने देखा, टीवी चैनल में सब कहीं प्रकाशित हुआ, मुख्यमंत्री से लेके सारे लोग जाते रहे और मुश्किल से 500 आदमी जुट पाए थे, क्योंकि सभी जातियां नाराज है। जो बैकवर्ड, दलित, आदिवासी, इनको जिनको झांसा देके इन्होंने सरकार बनाई थी पूर्ण बहुमत की, यही तो पीड़ा है। मुझे कोई बता रहा था कि सुरेंद्र राजपूत इनकी सभी जाति सम्मेलनों का हिसाब किताब करके बैठे हुए हैं। कि इनकी आबादी बहुत है जी, और कहीं हक अधिकार न देना पड़ जाए। और कितनी जातियां हैं जिनका कोई भागीदारी नहीं है समाज में, कहीं न सरकारी नौकर है, न कलेक्टर है, न डॉक्टर है, न इंजीनियर है, न थानेदार है। तो कितनी जातियां ऐसी है। जो जाति जनगणना हो जाए, जो पिछड़ गए उनको ले आने के लिए विशेष व्यवस्था करके उनको मुख्य धारा में लाया जाए। ये बीजेपी नहीं चाहती। फैजान खान को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं फैजान जी, शुक्रिया आपका। आज मैंने मायावती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद यह निश्चय किया कि इस मसले पर डिबेट की जाए। उन्होंने कहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जो केंद्र सरकार नहीं करा पा रही है, और जातिगत जनगणना का मुद्दा उन्होंने उठाया। जाट, मुस्लिम और ओबीसी समाज को विशेष तौर पर टारगेट किया। बहन जी को ये सब चुनाव के टाइम ही क्यों याद आता है फैजान भाई? ब्रजेश भाई, आज आपने सुना, बहुत अच्छी बात है, आज आपने डिबेट भी इस पे रखा। वैसे मैं उनकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनता हूँ जी। तो इससे पहले क्या ब्रजेश भाई, अगर सच्चाई आप बताएं, खुद ही आप देखे होंगे कि लगातार आदरणीय बहन जी ने इस बात को उठाया। जातीय जनगणना का बात वो आज नहीं उठाई है,
वो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अगर आप देखेंगे, उनके ट्वीट को भी देखेंगे, तो जातीय जनगणना को वो विशेष रूप से ध्यान देती हैं, उसको उठाती रहती हैं। तो भाई साहब 4 बार मुख्यमंत्री नहीं करा लेती, किसने रोका था? नहीं तो सेंटर की तरफ से जो वो आता है बाध्य, जो ये करते हैं, मैं वही तो शबनम जी से पूछ रहा हूँ कि इनके जितने भी घटक दल हैं, जो भी इनके सहयोगी हैं, आप ब्रिजेश भाई इनसे पूछ लीजिए कौन सा दल बीजेपी के साथ है जो जातीय जनगणना नहीं चाह रहा है। हाँ, नहीं चाहते हैं तो आरएसएस के मोहन भागवत जी नहीं चाहते हैं, वो तो रिजर्वेशन के भी खिलाफ हैं, वो तो संविधान के भी खिलाफ हैं। देखिए, संविधान बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने इसीलिए लाए थे कि जो भी उपेक्षित समाज है, दलित समाज है, आदिवासी समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, इन सब को उनका हक मिले। जिस हिसाब से आपने जैसे कहा, जिसके जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी भागीदारी, वो जब तक नहीं हो पाएगा, वो समाज का ताना बाना जो शबनम पांडे जी बता रही हैं, वो जब तक बराबर पे नहीं आएगा। शबनम जी की आपने एक बात सुनी, वो जाति पर विश्वास नहीं करती, उनकी पार्टी बता रही है। हाँ, वो ये बात शबनम जी मैंने सही कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उनके यहाँ एक जाति चलती है, पूंजीवादी। वहाँ अगर आप पूंजीवादी हैं तो आपका चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा, उन्हें कोई मतलब नहीं। अगर यही बात है तो माननीय प्रधानमंत्री जी क्यों इस बात को कहते हैं कि मैं ओबीसी से आता हूँ, वो अपने जाति को क्यों बताते हैं? और आपके यहाँ तो पूंजी वालों को कोई जगह मिलती नहीं होगी शायद। ना, हमारे यहाँ तो भैया कोई पूंजीवादियों की जगह नहीं है। पक्का पक्का। और आज आपने वो भी बात नहीं उठाया जो आदरणीय बहन जी ने कहा, नहीं, आप उठा लो, तो आपको मुस्लिम बताएंगे। को भी खास तौर से उन्होंने कहा, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी लगातार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, शबनम फर्जी जी मुकदमे BSP में कह रही उनको कि फंसा रही पूंजी है, पर विश्वास वो ही नहीं सारी करती है। बातें जो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है आजकल समाज में, जो एक तरफा वो आंख बंद करके ना किसानों के हित की बात कर रही है, ना आदिवासी की बात कर रही है, ना दलित की बात कर रही है, किसी की भी मेरा देखिए ये ब्रिजेश कहने भाई का वो बात मतलब नहीं है कर कि रहे। सिर्फ चुनाव के समय ये मुद्दा क्यों याद आता है? नहीं, हमने जब लगातार actual आपने- जरूरत होती है ओबीसी समाज को, ये शोषित वंचित समाज जो बिल्कुल सामाजिक हम और उनके आर्थिक साथ रूप खड़े, से जातीय पिछड़ा है, जनगणना का इस मांग समाज आज के से लिए नहीं हो लोगों रहा ने क्या है। किया? आप अगर आप ये देख समाज लें- 1990 से लेकर 2017 तक आप लोगों को सर पे बिठा के रखा, इस समाज ने क्या दिया आप लोगों ने रिटर्न में इस समाज मंडल को? कमीशन के वक्त भी याद कर लीजिए ब्रिजेश भाई, अगर सबसे पहले कौन खड़ा था जातीय जनगणना के लिए, जिसपे ये तैयार नहीं होते थे, उस वक्त भी हमने धारा एक बात समझ 344 लीजिए, पे जो लेकर जागृत समाज संविधान पे है। लेके आए, उस पे बात की इनसे। लेकिन ये दिक्कत उत्तर ये है ना भारत के कि ये लोग पिछड़े बात राज्यों नहीं जैसा करना समाज चाहते नहीं है। यहाँ का ओबीसी, यहाँ का दलित सत्ता जानता है, उसका स्वाद चख चुका है और दूसरी कम्युनिटी से ज्यादा चख चुका है, उसे पता है सत्ता होने का मतलब क्या होता है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इस बार पता चल जाएगा उनको कि क्या 2022 में होने वाला है उनके साथ। ऑलराइट, मैं सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम में। सुरेंद्र जी, शुक्रिया आपका। जातिगत जनगणना होनी चाहिए अथवा नहीं होनी चाहिए, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? निश्चित तौर पर होनी चाहिए, पूरी तरीके से होनी चाहिए। इस पर कांग्रेस पार्टी का बहुत स्पष्ट स्टैंड है कि लोगों का पता होना चाहिए कि कितने लोग कहां पर हैं, ताकि उनके वेलफेयर का काम किया जा सके। एक बात। दूसरी बात, ब्रजेश भाई, मुझे इतना हास्यास्पद लगता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग आ जाते हैं और बगैर पढ़े लिखे आ जाते हैं। जातिगत जनगणना की सबसे बड़े पैरोकार तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी थे, और नरेंद्र मोदी जी की 2014 की से लेकर के अब तक की सरकार थी। इन्होंने संसद में कहा था कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, संसद में कही थी बात थावरचंद गहलोत ने, नाम लेकर के कह, उसी थावरचंद गहलोत से फिर संसद में उनकी बात मुकरवाई गई। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था जातिगत। तो इतने झूठे लोग, इतने मक्कार लोग हैं कि आज जो है कहते हैं ना कि मुझसे मेरा क्या मिजाज पूछती हो, मुन्नी शिया में शिया और सुन्नी में सुन्नी। अब सत्ता मिल गई है, पिछड़ों की वजह से सत्ता मिल गई, तो अब जातिगत जनगणना नहीं करनी इन लोगों को। भारतीय जनता पार्टी का कल तक का ऑफिशियल स्टैंड था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और इसको किसी भी इनके संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में देखा जा सकता है। लेकिन आज बता रहे हैं कि जाति विहीन कांग्रेस क्या चाहती है जी? कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस जातिगत जनगणना चाहती है। अगर आपको तो 10 याद साल हो, सत्ता में बिहार रहे क्यों नहीं कराया? क्या 10 साल सत्ता में रहे, 2004 से 2014 तक बिल्कुल कराया। क्यों नहीं कराया? जातिगत क्यों नहीं कराई मैं तो जनगणना? बताऊं अभी हाल फिलहाल रहे हो सत्ता में। अगर ब्रजेश भाई, दो चीजें बड़ी साफ हैं। पहली चीज तो जो 2011 में जातिगत जनगणना हर 10 साल में होती है, 2011 के जो आंकड़े 2014 में आने थे उसमें जातिगत जनगणना हुई है। मेरी तो मांग है भारतीय जनता पार्टी से, उन आंकड़ों को, चूंकि हमारे हाथ में नहीं, उन आंकड़ों को जारी करें, चूंकि वो जनगणना हुई रखी है। और इसी को भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम आएंगे तो जातिगत जनगणना जारी करेंगे। एक बात मैं आपको कह देता हूं कि जनगणना जो है वो केंद्र सरकार का विषय है, राज्य सरकारें इसमें कुछ नहीं कर सकती। और केंद्र सरकार ने वादा करके वादा खिलाफी की है, और वादा खिलाफ आदमी को क्या क्या कहते हैं, चोर कहते हैं, झूठा कहते हैं, वो जातिगत जनगणना क्यों कराएं? वो तो कह रहे हैं 21वीं सदी में नए भारत में
जात हैं? ये भाजपा का स्टैंड नहीं है। ये अगर इन लोगों को, मुझे नहीं मालूम, अगर भाजपा का स्टैंड है तो एक बार शबनम जी क्लियर कर देंगी। भाजपा का स्टैंड तो जितना मैंने पढ़ा है आज तक, वो तो जातिगत जनगणना के पक्ष में थे। अब सत्ता में आने के बाद चूंकि उन्हें अपर कास्ट के विरोध का लग रहा है कि साहब आधी छोड़ पूरी को जावे, आधी मिले न पूरी पावे, तो ये जो अपर कास्ट के बेस में है, पर वो तो जाति पर विश्वास ही नहीं करती हैं, अभी बोली नहीं, है। यही तो मैं कह रहा हूं कि ये आज की डेट में आज के जो नए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का ये निर्णय हो सकता है, लेकिन अपनी पार्टी में जाकर के पूछे ना। तो सुरेंद्र जी आप मत सिखाइए कि बीजेपी वाले नहीं क्या नहीं, बोले हम और नहीं क्या सिखा ना रहे, बोले। हम तो आप इनको उन्हें ट्यूशन ना दें। हम तो इनका स्टैंड बता रहे हैं, और वो स्टैंड बता रहे हैं जो अभी तक है। शबनम जी मैं आऊंगा अभी 1 घंटे पहले तक इनका स्टैंड है ये, और ये संसद में और विधान संसद में ये लोग मना कर रहे हैं और सरकार मना कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के 50% सांसद लिख करके दे चुके हैं कि जातिगत गणना होनी चाहिए। वंशराज दुबे, ये भारतीय आम जनता आदमी पार्टी के सांसदों का ऑफिशियल ओबीसी स्टैंड है, जनगणना को नरेंद्र लेकर मोदी का ऑफिशियल स्टैंड। क्या स्टैंड है और आप क्या चाहते हैं? देखिए आदरणीय ब्रजेश जी, जाति जनगणना आज की जरूरत है, और उसका उद्देश्य मुझे लगता है सिर्फ आरक्षण नहीं होना चाहिए। जाति जनगणना का पूरा मकसद ये होना चाहिए कि जो हमारे हाशिए पे पड़े समाज हैं, उनके लिए एक सरकार, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारें उनके लिए क्या कार्य कर सकती हैं, मुझे लगता है इससे आकलन निकाला जा सकता है। लेकिन आप सोचिए कि दुर्भाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सदन के अंदर खड़े होकर मंत्रियों को जब विस्तार करते हैं तो मंत्रियों को बाकायदा नाम और जाति के साथ नाम लेकर बताते हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में या यूं के लिए देश के किसी भी राज्य में अगर जाति जनगणना कराने की बात हो तो सबसे पहले पीछे भाजपा हटती है। उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव के पहले आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा एक ओबीसी समाज के नेता को इन्होंने बनाया। यानी शॉपिंग मॉल में आप देखते हैं बाहर लिखा रहता है कि 30% की छूट, 50% की छूट, और जब आप मॉल के अंदर घुसिए तो पता चलता है कि ये किसी टाई पे या किसी चीज पे छूट थी, बाकी सारे सामान तो महंगे हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और ओबीसी चेहरा दिखाकर। तो ये जो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है, पूरा देश देख रहा है। ये एक ऐसे लोग हैं जो सीना पीटते हैं, छाती पीटते हैं कि हम ओबीसी समाज के सबसे ज्यादा हितैषी हैं। लेकिन आपको याद है कि इसी लखनऊ में आप सोचिए 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ, और ये कोई आम आदमी पार्टी या कोई विपक्षी दल इस पे आरोप नहीं लगा रहा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि सरकार ने किस तरीके से आरक्षण को घोटाला किया है पिछड़े वर्ग के जो नौजवानों के साथ में। तो ये सीधे सीधे तौर पे ये बात है कि इनका चेहरा और इनका चाल दोनों अलग है। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को समझती है। 1700 थाने हैं उत्तर प्रदेश में आदरणीय ब्रजेश जी, आप उठा के देख लीजिए कि किस थाने में किस बिरादरी के लोग भरे हुए हैं। आप देखिए, या बड़े बड़े अधिकारियों को आप देख लीजिए, तो सारे के सारे अपने लोगों को, अपने समाज के लोगों को सेट करने का काम जो भाजपा कर रही है। आरएसएस आज मुझे लगता है कि अपने लोगों को सेट करने का मतलब क्या, ओबीसी जातियों की नहीं है? बिल्कुल, आप देखिए ना, किस आप, मैं तो बता रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, 1700 थाने हैं उत्तर प्रदेश में। आप देख लीजिए, अभी एक मुझे जिला नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन पूरा एसएचओ से लेके एसएसपी तक सारे एक जाति के लोग भरे पड़े हुए हैं। जाति के लोग हैं सारे, एक मुख्यमंत्री जी के जाति के लोग भरे पड़े हुए हैं। आप देख लीजिए, तो ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। ये छाती पीटेंगे कि हम सबसे ज्यादा ओबीसी समाज के एक बात बताओ, एससी समाज के आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में है, तीसरी बार आपकी पार्टी वहां पर हुकूमत कर रही है। एक रेजोल्यूशन दिखाइए जहां आपने ओबीसी जनगणना की बात कही हो, विधानसभा में कोई स्टेटमेंट आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं। देखिए, ये एक तो पहली चीज, दिल्ली सरकार में 3 तरीके की सरकार चलती है दिल्ली राज्य में। केंद्र की है, एमसीडी ये ना की है, बताओ दिल्ली कि सरकार। दिल्ली में नहीं, 3 तरह मैं की बता रहा चलती हूं है। आदरणीय ब्रजेश जी, ये केंद्र का मामला है। अपनी बारी और आए तो 3 तरह की चलती नहीं, है। केंद्र का मामला। दूसरा, आम आदमी पार्टी ने जो कार्य किया है वो सर्व जातियों के लिए कार्य किया। अगर हमने 300 यूनिट बिजली फ्री करी है तो अब आप सारे जाति पे आ गए। उत्तर प्रदेश में एक जाति को कोसोगे, मैं आपको और एक सफल उदाहरण दे रहा हूं आड़ में छिपोगे, एक सफल उदाहरण दे रहा हूं। पहुंचते सर्व जातीय हो जाते हो। ऐसा कैसे सफल उदाहरण दे रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जी की जो योजनाएं हैं, अरविंद केजरीवाल जी की जो योजनाएं हैं, उसमें सबसे ज्यादा लाभान्वित कोई है तो ओबीसी और एससी एसटी समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, जिनकी रोजी रोटी 15-20 हजार रुपए, 25 हजार रुपए जो महीना कमाते हैं, उनके लिए अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया। चाहे महिलाओं की बस की यात्रा फ्री करने की बात हो, पानी बिजली फ्री करने की बात। शुक्रिया आपका, धन्यवाद वंशराज जी। डॉक्टर अनिल यादव जी, आज हमारी परिचर्चा का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण सामाजिक दृष्टिकोण से है, महत्वपूर्ण आर्थिक दृष्टिकोण से है, और महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक भागीदारी के दृष्टिकोण से है। मैं आपकी राय, आपकी ओपिनियन समझना चाहता हूं कि क्या
ओबीसी जनगणना किया जाना आवश्यक है अथवा ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है? ब्रजेश जी, ये हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जातीय जनगणना का। और ये मुद्दा आज का नहीं है। जब से मंडल कमीशन लागू हुई है, मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस में एक रिकमेंडेशन ये भी थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और जितने भी पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, उनका शैक्षणिक स्तर, उनका आर्थिक स्तर, उनका सामाजिक स्तर नापना चाहिए। जैसा आपने भी पूर्व वक्तव्य में अपने में बताया कि जब जनगणना होती है तो केवल व्यक्तियों को ही नहीं गिना जाता, ये भी देखा जाता है कि उनका जीवन स्तर कैसा है, उनके धन दौलत उनके पास कैसी है, उनके घर में टीवी है, फ्रिज है, कार है, स्कूटर है, साइकिल है, कितनी जमीन है, पक्का मकान है, कच्चा मकान है और नौकरी में कितनी हिस्सेदारी है। तो ये बहुत पुरानी मांग है। अंग्रेजों के समय में 1862 से जातीय जनगणना होती थी, 1931 तक चली। 1941 में क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, उस समय नहीं हो पाई। हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो नेहरू जी के दिमाग में एक सपना था कि हम इस देश को किसी और तरह का बनाएंगे और उन्होंने जातीय जनगणना उस समय नहीं कराई। लेकिन जातीय जनगणना जो था वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना रहा, जिसका लोहिया जी ने भी सपोर्ट किया। अभी बहन जी ने बाबा साहब अंबेडकर को कोट करके कहा, बहन शबनम जी ने, कि अंबेडकर साहब इसका विरोध करते थे। मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। बाबा साहब को मैंने बहुत पढ़ा था और बाबा साहब चाहते थे कि ओबीसी की जनगणना हो। अब क्या है कि ओबीसी की जो जनगणना है वो एक किस्म से समाज का एक तरह से कैट स्कैन है, उसका सिटी स्कैन है और उससे समाज का पता लग जाता है कि किस किस हिस्से में बीमारी है। और आज के टाइम में आरक्षण सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ ओबीसी समाज को मिलता है या दलित को मिलता है या आदिवासी को मिलता है, आरक्षण सवर्ण समाज को भी मिल रहा है। तो संपूर्ण समाज को कैसे ऊपर उठाया जाए, इसके लिए जातीय जनगणना होनी चाहिए। पिछले दिनों ऑक्सफोम की एक रिपोर्ट आई, उसमें यह बताया गया कि देश के 10% लोगों के पास हमारे देश की 74.3% दौलत है। तो वो 10% लोग कौन हैं? और यह भी बताया गया उस ऑक्सफाम की रिपोर्ट में कि बॉटम 50%, जो नीचे के 50% लोग हैं, उनके पास देश की दौलत में मात्र 2.7% हिस्सा है जी। तो ये बीमारी का जब तक आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले वो बीमारी को पकड़ता है। आप 90 के जैसे डिबेट के प्रारंभ में भी मैंने ये मसला उठाया था कि 90 के दशक से लेकर 2017 तक की उत्तर प्रदेश की हुकूमतों को आप देखें, इनके नेतृत्व को देखें तो एक या दो दृष्टांत को आप छोड़ दें तो अधिकतर वक्त सत्ता ओबीसी या फिर शेड्यूल्ड कास्ट समाज के नियंत्रण में या उनके नेतृत्व में रही है। इसलिए मैंने ये शब्द का इस्तेमाल किया कि देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले यहाँ का ओबीसी और यहाँ का एससी कम्युनिटी पॉलिटिकली ज़्यादा अवेयर है, उसे अपने हक और हुकूक पता है। क्या 2017 से 2022 के बीच सत्ता पर संपूर्ण नियंत्रण न होने के कारण अब इस बिरादरी को लगता है कि जनगणना हो जाए ताकि हमारी स्थिति और स्पष्ट हो और सत्ता की तरफ हम अपनी दावेदारी ज़्यादा मजबूती से रख पाएं? देखिए ब्रजेश जी, ये बेसिकली जो मुद्दा है वो न्याय का मुद्दा है, सामाजिक न्याय का मुद्दा है। इसमें राजनीतिक भी थोड़ी बहुत जो राजनीतिक दल है अपना फ़ायदा उठाने के लिए इस मुद्दे को उठा सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़े राजनीतिक शास्त्री हुए हैं, विश्वविख्यात हैं, और जैसे विज्ञान में न्यूटन को माना जाता है, उसी तरह से एरेंड लिस्फार्ट एक ऐसे राजनीतिक शास्त्री हुए हैं जिनको पूरी दुनिया में माना जाता है। और उन्होंने एक थ्योरी दी थी कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी, यानी जिन देशों में बहुलतावादी समाज है, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, उन समाजों में पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी चलेगी, कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी चलेगी। यानी जिसको आपने थोड़े समय पहले बोला था कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो ये हर देश में देर से सवेर से ये होकर के रहता है। उन्होंने बहुत अपने जो थीसिस दिया उसमें बेल्जियम का उदाहरण दिया, स्विट्जरलैंड का उदाहरण दिया और कई देशों का उदाहरण दिया। तो हमारे देश में जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी ये होके रहेगी। और उसका जो पहला कदम है
वो जातीय जनगणना है। अगर जो ये समाज किताब का एक आपके CT पास हो स्कैन तो मुझे उसका प्रेषित एक्सरे करिएगा, करेगा। मैं इसे पढ़ना चाहूंगा। जी बिल्कुल, जी मेरे पास है और मैं आपके पास भेजूंगा। बहुत शुक्रिया आपका। बहनों भाइयों, मैंने इस मुद्दे को लेकर कू ऐप पर कुछ प्रश्न पूछे थे कि उत्तर प्रदेश में, यूपी में पिछड़ी जातियों की जनगणना का मुद्दा 2022 के चुनाव में कितना असर डालेगा। पब्लिक ओपिनियन में सगीर अहमद लिखते हैं कि अगर 2022 तक विपक्ष इस तरह के मुद्दे उठाता रहा तो चुनाव में इसका असर ज़रूर पड़ेगा, ऐसा सगीर अहमद का मानना है। अजय यादव लिखते हैं कि ये सिर्फ एक मुद्दा है, मुद्दे तो और कई भी हैं जिससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है, ऐसा अजय यादव का मानना है। कुछ और भी सवाल मेरे पास आए हैं जो मैं आगे पूछूंगा। अंकित चौरसिया, उन्होंने भी कू ऐप पर कुछ प्रश्न बाकी पॉलिटिकल पार्टी से पूछे हैं कि अगर जातिगत जनगणना होगी तो पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज को क्या सुविधाएं हासिल हो सकती हैं। ये सब कुछ प्रश्न आए हैं। अब मैं सीधे शबनम पांडे जी का रुख करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडर हैं। शबनम जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, आपको कुछ ऑब्जेक्शन था, पहले आप अपना पक्ष रख लें, फिर मैं सवाल करता हूँ आपसे। ब्रिजेश जी, निश्चित तौर पे हमारे कांग्रेस के साथी जो कि बार बार पढ़ने पढ़ाने की नसीहत देते हैं हर डिबेट में, तो उनको मैं बता देना चाहती हूँ, ट्यूशन देना चाहते हैं आपको। अपनी कांग्रेस पार्टी के प्रोपेगेंडा टीम की कुछ लाइंस पढ़ के चले आए और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बताने लग गए और आज वो कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना की पैरोकारी कर रहे हैं। अगर 2011 में जनगणना हुई थी जातिगत, तो 3 साल ये सत्ता में उसे क्यों सेक रहे थे, क्या इनकी क्या मंशा थी। दूसरी बात, अभी हमारे एक दलित चिंतक जी ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी भागीदारी, जितनी हिस्से उसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। निश्चित तौर पे इसको मैं मानती हूँ, ये होना चाहिए। अगर हम आर्थिक तौर पे जनगणना करते हैं जैसे कि 1977 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने किया था, तो आर्थिक तौर पे कमजोर लोगों की संख्या बहुत भारी है और उसके अनुसार उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हम जाति धर्म का प्रोपेगेंडा करके कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां, क्योंकि वो जाति के आधार पे राजनीति करते हैं और अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए जाति की अपनी राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए वो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले दिलचस्पी क्यों ले रही है कि बीजेपी को ट्यूशन देना चाहती है या बीजेपी को अपना स्टैंड लेना बताना चाहती है? आपको ट्यूशन देने में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है? नहीं, देखिए ब्रिजेश जी, हम पूरी तरीके से, वो जिस भी जाति के लोग हों, जिस भी धर्म के लोग हों, उनकी समस्याओं का समाधान करना हमारी सरकार का एकमात्र मंशा है और हम सबका साथ सबके विकास के एजेंडे पे चलते हैं जी। और शायद पहली ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में आई जिसने की अपनी सभी योजनाओं से उन अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को, जो आर्थिक तौर पे कमजोर हैं, जो शोषित हैं, वंचित हैं, उनको अपनी योजनाओं से लाभान्वित किया। अब तक विपक्ष में जो लोग हैं जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ना उन्होंने ओबीसी के लिए काम किया, ना उन्होंने एससी एसटी के लिए काम किया। आर्थिक तौर पे कमजोर लोग इनके कार्यकाल में कमजोर होते चले गए। मैं आउट ऑफ टर्न सुरेंद्र राजपूत को मौका देना चाहता हूँ। काफी देर से वो व्यथित हैं और बेचैन हैं, उबल रहे हैं आपको जवाब देने के लिए, तो मैं उन्हीं को बुला लेता हूँ। भाई आप कह लें अपनी बात। ब्रजेश भाई, देखिए, जब क्या मैं बोलूं, अब आप पढ़ने लिखने की और ट्यूशन की बात करने लगे। मैं तो मेरी बात का बुरा मत मानो, मैं तो सबसे सुनिए ना, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट स्टैंड की बात कर रहा हूं। अगर ये नरेंद्र मोदी जी से बड़ी नेता हो गई है शबनम जी, तो अच्छी बात है भाई। अगर ये लोग इस स्वतंत्र देव सिंह से बड़े नेता हो गए हैं तो अच्छी बात है। ये लोग अमित शाह से बड़े नेता हो गए हैं तो भी अच्छी बात है। कांग्रेस के स्टैंड रखने हो कि बीजेपी के स्टैंड बताने? मैं तो फिर मैं इनकी कथनी और करनी में ये दशानन के 10 सर की तरीके से है। ये मूल रूप से इनका एक सर कुछ बोलता है,
मोहन भागवत जी कुछ बोलेंगे, नरेंद्र मोदी कुछ बोलेंगे, अमित शाह कुछ बोलेंगे, स्वतंत्र देव सिंह कुछ बोलेंगे, योगी आदित्यनाथ कुछ बोलेंगे, राजनाथ सिंह जी कुछ बोलेंगे। और राजनाथ सिंह जी का तो ब्रजेश भाई आप तो आज से फॉलो कर रहे हैं। 2002 में ओबीसी को और एमबीसी को और चरणबद्ध तरीके से त्रिस्तरीय आरक्षण की बात अगर राजनाथ सिंह ने ना की हो तो बता दीजिए। ये लोग फिर अगर उसको ही सारी चीजों को आज अपने सिर्फ इस मामले को लेकर के आना चाहते हैं। पर ये कह रहे हैं कि जाति धर्म की राजनीति पे विश्वास ही नहीं करते। अरे झूठ बोलते हैं, छल करते हैं। ये जाति की राजनीति करते हैं, धर्म की ही राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, ठाकुर को ब्राह्मण से लड़ाते हैं, अगड़े को पिछड़े से लड़ाते हैं और पिछड़े को दलित से लड़ाते हैं। इनका काम ही सिर्फ और सिर्फ लड़ाना है, हत्या कराना है, खून कराना है, दंगे कराना है। ये भारतीय जनता पार्टी दंगाइयों की पार्टी है। और ये जो है आप पूछिए ना इनके सहयोगियों से कि इनके सहयोगियों को क्या लिख करके दिया था। ओम प्रकाश राजभर से पूछिए, ओम प्रकाश राजभर ने तो त्रिस्तरीय आरक्षण की घोषणा भी कर दी थी। अभी जो है क्या नाम, अरे शबनम जी सुन लिया कीजिए, थोड़ा आप ही को फायदा होगा, आपको ही फायदा होगा। आप ट्यूशन ना दें, लोग डांटेंगे, आप ये पॉलिटिकल ट्यूटर मत बनिए। मैं आपको बता दूं, आप ट्यूशन ना दें, ओम प्रकाश राजभर अपनी बात रखनी आती है। और योगी आदित्यनाथ ने लिख करके दिया था कि त्रिस्तरीय पिछड़ों में आरक्षण होगा। कहां चला गया वो? आप इस चीज को देखिए, आप केंद्र सरकार में देखिए कि केंद्र सरकार में केंद्र सरकार संसद में कहती है कि जातिगत जनगणना होगी, थैंक यू, और उसके बाद मुकर जाती है। थैंक यू राजपाल कश्यप। झूठे ऐसे मक्कार लोगों को और ऐसे नहीं, आप ये गाली गलौज की भाषा ना बोलिए, ये आप पर शोभा नहीं देती। आप इस तरह की भाषा ना बोलिए। नहीं झूठे हैं, नहीं इस तरह की भाषा ना बोलिए। अगर आप डिबेट की मर्यादा बनाए रखें। ब्रजेश भाई, अगर संसद में कोई आदमी ऑन ओथ कहता है कि हम जातिगत ओके राजपाल कश्यप जी, कोई आदमी ऑन ओथ कहता है कि पिछड़ा वर्ग अगर पिछड़ों की गणना हो जाए तो कम से कम सोशियो इकोनॉमी पॉलिटिकली उनका स्टेटस क्या है वो क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के बीच इस मसले को लेकर झंझट हो गया है। जाति जनगणना होने से बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी, उनका सोशल स्टेटस, उनका पॉलिटिकल, उनका आर्थिक, सारी चीजें। और इन्होंने जो 31 बिंदुओं पे ये अभी जो जनगणना होने जा रही उसमें 31 बिंदु दिए हैं और उसमें हैंडपंप पूछ रहे, मोबाइल पूछ रहे, मोटरसाइकिल पूछ रहे, इंटरनेट पूछ रहे, सारी चीजें, टेलीविजन पूछ रहे। तो हमारी जाति भी पूछ लीजिए, क्या जा रहा 31 बिंदु पे जो पूछने जा रहा तो उससे जाति भी पूछ लीजिए, क्या दिक्कत क्या है इनको। ये घबरा रहे हैं और ये सोची समझी राजनीति के तहत ये पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक और आदिवासियों को दबा के रखना चाहते, उनका हक नहीं देना चाहते। इसीलिए तो और जब तक ये समाज तरक्की नहीं करेगा तब तक सबनम जी अपनी बारी में बोलिए, अपनी बारी में। कश्यप जी बोलिए आप। जब तक इन जातियों की तरक्की नहीं होगी, इनको विकास की मुख्य धारा से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक कौन सी 21वीं सदी के भारत की बात कर रही है। और 21वीं सदी में, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम जाति धर्म की राजनीति पे भरोसा ही नहीं करते। नहीं तो इनसे कहिए क्यों ये जाति सम्मेलन करा रही, क्यों पिछली बार यही इनकी पार्टी बोलती थी, अरे एक जात के लोग कलेक्टर हैं, अरे उतने तो आईएएस भी नहीं थे। अब तो मैं खोज रहा हूं, कश्यप का बेटा कहीं कलेक्टर है, इनसे पूछिए, कहीं मौर्य का बेटा कलेक्टर है, कहीं पूछिए, कहीं भुर्जी का बेटा है कलेक्टर, पूछिए, कहीं चौरसिया का है, कहीं नाई का है, कहीं विश्वकर्मा का है, कहीं प्रजापति का है, कहीं राजभर का है, कहीं बारी का है, कहीं अरकवंशी का है, नहीं है, कहीं खड़कवंशी का है, नहीं है, न लोधी के हैं। तो ये बताओ किस जाति के। और तो जितनी जातियां गिना दो, मिलके एक चीज पाल गड़रिया शाक्य सैनी बचे उनको भी गिना दो, पाल शाक्य सैनी सब कोई नहीं है, वो भी गिना दो। अच्छा गुर्जर रह गए हैं, तेली साहू चौरसिया रह गए हैं, तेली साहू चौरसिया जी, ये कोई नहीं कलेक्टर, कोई उत्तर प्रदेश की सूची आप देख लीजिए, कोई कलेक्टर आप नहीं क्या है। समझते हैं जातियां सिर्फ आप ही लोग को पता है? हम लोग भी रटे बैठे हैं जी। कुलपति न कुलपति है, अब कलेक्टर वो बनेंगे जो आरएसएस की शाखा में जाएंगे, कुलपति वो बनेंगे जो आरएसएस की नागपुर की पाठशाला पढ़ेंगे। अब बताओ, और हमारी सरकार को बदनाम करते थे, कोतवाल से लेकर कलेक्टर, कप्तान
सब बीजेपी ने कौन से एक जात के लोग, अभी जितनी भर्तियां निकल रही, चाहे वकीलों की भर्ती की हो, किस जाति के? एक जात की लोगों को भर्ती कर रहे हैं। किस जाति के? तो ये किस जाति के? हमारे नेता मुख्यमंत्री की जात के लोग हैं। तो नाम लो ना, किस जाति के? मुख्यमंत्री के जात के लोग हैं। नाम तो लो। अरे मुख्यमंत्री की जात जो है, मुझे नहीं पता उनकी जाति। नहीं, उनकी जात नहीं, मुझे नहीं पता, बता रहा हूँ। नहीं मुझे नहीं पता, आप बताओ ना। नहीं, इन्होंने अपने जो हमारी जात को बताते थे, हमारी सरकार को एक जात की बताते, मैंने बताती है मुख्यमंत्री की जात के लोग हैं। मुझे नहीं पता ना उनकी जाति, आप बताओ, नाम लो। मैं ब्रजेश जी बता रहा हूँ ना, उनकी जात के लोग क्षत्रिय बिरादरी के लोग हैं। और आप अगर सिंह लिख के जाएंगे तो आपको लाभ मिल जाएगा। अगर कोई जाति लिखी होगी तो तुरंत वापस चले आएंगे। तो ये केवल झूठ बोल रहे हैं। एक जाति विशेष के खिलाफ इस तरह की टीका टिप्पणी ये ठीक है? वंशराज दुबे भी कर रहे थे, आप भी कर रहे हो, पर एक जाति के खिलाफ इस तरह से घृणा फैलाना कि इन्हीं को पोस्टिंग आ रही है, ठीक बात है? केवल उनको आईना दिखा रहा हूँ, उनको केवल आईना दिखा रहा हूँ। अरे सुरेंद्र राजपूत बैठे हैं, इनका तो कुछ लिहाज करो जी। मैं सभी हमारी पार्टी, ये भी ठाकुर है बेचारे, छत्री हैं, और इनका कुछ तो लिहाज करो। का सम्मान क्या समाजवादी पार्टी ने नहीं किया? सदैव कितने मंत्रिमंडल देख लीजिए, मंत्रिमंडल से लेकर देख लीजिए ना, कितने सभी मंत्रियों। लेकिन मैं कह रहा हूं उसके बावजूद भी हमारी सरकार को बदनाम करते थे, चाहे माता प्रसाद पांडे जी विधान लोग स्पीकर रहे, अब उसको क्या गिनाना? अब जरा फैजान खान को समय दे दीजिए। थैंक यू, शुक्रिया फैजान जी। भाई देखिए, मसला अभी फंसा हुआ है, इस पर एक कंसेंसस बन नहीं पा रही, आम सहमति की ओबीसी जनगणना कराई जाए या ना कराई जाए। नहीं देखिए ब्रजेश भाई, ओबीसी जनगणना बिल्कुल करानी चाहिए। और मैं समझता हूं कि अभी बाकी सब प्रवक्ता और हमारे डॉक्टर अनिल साहब ने भी बहुत अच्छी बात कही कि जातीय जनगणना से समाज की पूरी ढांचा आपको पता चलता है, ताकि उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति, सारी स्थिति पता चलती है। फिर उसको हम मुख्य धारा से जोड़ने में काम करते हैं। और पता नहीं शबनम जी कौन सी पढ़ाई पढ़ी है, मैं तो डॉक्टर अनिल जी की बात सही कह रहा हूँ कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने भी ये बात कही थी, और इन्होंने कही कि और इनके भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से नीचे सारे पोस्ट होल्डर। लेकिन दिक्कत यही है ब्रजेश भाई कि इन लोगों के कथनी और करनी में फ़र्क है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर नीचे चपरासी तक इस बात को कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कहते स्टेज पे ये हैं, जाति को जोड़ने के लिए बात कहते हैं कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, पर जब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने की बारी आती है मुकर जाते हैं। दिक्कत यही है शबनम पांडे जी, थोड़ा सा अगर आप पढ़ के आएंगी तो खुद पता चल जाएगा कि सारे लीडर्स पढ़ाने की कोशिश ना करें। हर आदमी अपना पढ़ लिख कर आता है और सबका एक पॉलिटिकल स्टैंड होता है। हर आदमी यहाँ पॉलिटिकल ट्यूटर ना बनिए आप लोग, अपनी अपनी बात कहिए। वंचित की बात की थी, सुनिए शबनम जी कितनी इंपॉर्टेंट बात कह रही हैं। समर्थन नहीं किया। तो क्या आप रिजर्वेशन के भी खिलाफ हैं शबनम पांडे जी? एक सवाल पूछ रहा हूं ब्रजेश भाई, क्या ये रिजर्वेशन के भी खिलाफ है अगर जातीय समीकरण ये कह रही है कि हम नहीं चाहते हैं? अब आपस में पूछ लो, मैं क्या बताऊं। हमने पूछ लो शबनम जी, आप सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या भारतीय जनता पार्टी रिजर्वेशन के साथ है या नहीं? आप ये बताइए कि मैंने कभी ये नहीं कहा, मैंने कहा सबका साथ सबका अरे तो यही बात बता दीजिए ना, सबका साथ सबका विकास, तो आपको रिजर्वेशन नहीं देना है? आप रिजर्वेशन के खिलाफ हैं? विकास के खिलाफ शबनम जी, आप रिजर्वेशन के साथ हैं या खिलाफ हैं? सबका साथ सबके विकास के खिलाफ है, हाँ या ना में बोलिए, हाँ या ना में बोलिए। सबका आवाज गुम हो गई फैजान खान की, रिजर्वेशन के साथ हैं, फैजान खान की आवाज गायब हो गई, उसके साथ है। आप बताइए शबनम जी, आप साथ हैं कि नहीं है? आप ये भी बोलिए कि सबका साथ सबके विकास के खिलाफ है ये क्या? जब हम बोलेंगे शबनम जी सबका साथ सबका विकास कर दिया पूरे देश का सर्वनाश, ये भी तो जोड़िए साथ में। ये आधा जुमला बोल के आधा छोड़ दे रही हैं आप, पूरा जुमला बोलिए कर दिया पूरा सर्वनाश। आप ये बताइए संविधान में जो रिजर्वेशन दिया गया है आप उसके साथ हैं कि नहीं है? आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं या मोहन भागवत जी के साथ हैं? आप क्लियर करिए, रिजर्वेशन के साथ है कि नहीं है? आप जातीय जनगणना कराना चाहते हैं कि नहीं कराना चाहते हैं? आप क्यों कराना चाहते हैं कि नहीं करते? आप क्यों जाति का जनगणना चाहते हैं? जनगणना इसलिए कराना चाहते हैं ताकि उनका आर्थिक सामाजिक स्थिति पता चले और उसे मुख्य धारा से जोड़ा जाए। भाई वो तो जाति मुक्त समाज की बात कर रही हैं, तो ये बता दे रिजर्वेशन नहीं, रिजर्वेशन के खिलाफ जाति मुक्त समाज की बात कर रही हैं। शबनम जी, आप रिजर्वेशन के खिलाफ हैं क्योंकि वो भी जाति पे दिया जाता है। हम तो सबका साथ सबका विकास का कह रहे हैं, तो ये खिलाफ है ब्रजेश भाई, ये स्टेटमेंट आप चला सकते हैं कि शबनम जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता रिजर्वेशन के खिलाफ है।
नहीं, आप ऐसा कोई रिजर्वेशन बयान नहीं दिया, चाहती हैं। ऐसा कोई बयान उन्होंने नहीं दिया। अब क्या बोल रही है वो, करिए हम रिजर्वेशन नहीं चाहते। किसी की खिलाफत नहीं सबका करते, साथ हम सबका ऐसा विकास कोई स्टेप कैसे नहीं होगा दिया उन्होंने। जब तक आप उपेक्षित चाहते समाज को हैं, मुख्य अगर धारा आप से नहीं खिलाफत जोड़िएगा करते हैं, तो तो आप ये बोलिए। बताइए सबका साथ सबका विकास के नियत में खोट है कि नहीं है शबनम जी? आप सबका क्या साथ सबका सबका विकास साथ, बिल्कुल करिए, सबका विकास? लेकिन ऑलराइट, उन्हें थैंक यू लेके वंशराज तो दुबे, आइए। थैंक यू, शुक्रिया आपका वंशराज दुबे। अगर जातिगत जनगणना हो जाएगी ब्रजेश भाई, तो अगर पिछड़ा हो और सके अति तो पिछड़ा 5 समाज सेकंड को का मौका दे क्या दीजिए। ऐसी सुविधाएं मिल जाएंगी जिससे ये जातिगत सिर्फ 5 जनगणना सेकंड का अगर फायदेमंद आप होगी? चाहें तो एक मैं सवाल सुरेंद्र जी को दूंगा करना। आपको, थोड़ा संयम रखें। देखिए यस वंशराज जी को देखिए ब्रजेश जी, थैंक हम यू लोग शबनम जी, शुक्रिया, लोकतांत्रिक- वेट करिए आप जी। वंशराज बोलिए। ब्रजेश जी देखिए, हम लोग लोकतांत्रिक देश हैं। हमारी जिम्मेदारी, हमारा संविधान, हमारी जिम्मेदारी है कि जो लोग पीछे रह गए हैं उनको हम किस तरीके से मुख्य धारा में लाएं। लेकिन अभी शबनम जी यहां पे बैठ के बहुत तरीके से अपनी बात को कोट कर रहे हैं, जो भाजपा की एक तरीके से सिर्फ जुमलेबाजी है। मैं कहूंगा कि सबका साथ सबका विकास। मुझे शबनम जी वो घटना, मुझे आपको एक बार फिर से मैं याद कराना चाहूंगा कि प्रभु श्री राम जी के मंदिर का शिलान्यास हो रहा था अयोध्या में। देश के प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, देश की उत्तर प्रदेश की राज्यपाल वहां जाती हैं, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री वहां जाते हैं, लेकिन देश के राष्ट्रपति को न्योता नहीं दिया जाता। उत्तर प्रदेश के एक उप मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से, उनको पंडाल में जगह दे दी जाती है कि आप भैया पंडाल में बैठो। तो ये जो आपकी मानसिकता है वो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है इस बात से। इसमें आप गला फाड़ के कितना भी चिल्लाइए कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, वो जमीनी हकीकत से बहुत दूर है। क्योंकि जब जब उत्तर प्रदेश में चाहे भर्तियों की बात कर लीजिए, चाहे थानों की बात कर लीजिए, चाहे 4 लाख नौकरी दे चुके हैं। हाँ, 4 लाख नौकरी का तो अभी पर्दाफाश हुआ किस तरीके से 2 शिक्षक भर्ती निकाली, दोनों अधर में लटकी हुई है। यूपी, उसके बाद यूपी 888 की जितनी भर्तियां हैं वो भी अधर में लटकी हुई है। लीक अलग हो रहा है। नहीं, पर्चा आज तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी जो कहते थे कि 70 लाख नौकरी देकर पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश बनाएंगे, आज उत्तर प्रदेश नौकरी देने में तो नंबर 1 प्रदेश नहीं बना, लेकिन पर्चा लीक कराने में, पर्चा आउट कराने में नंबर 1 प्रदेश बन गया। और पूरे विश्व में, अगर पूरे विश्व में प्रतियोगिता हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के मुख्यमंत्री जी नंबर 1 पोजीशन पे आएंगे। तो मुझे लगता है कि आप थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर जी, आप खुद सर इसको एनालिसिस कर लीजिए कि देश में तमाम ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिसमें बहुत सारी जातियों का कोई प्रतिनिधि ही नहीं है। तो इसका Thank you, मतलब thank कहीं you. ना कहीं हम लोग को इस बात पे, ऑलराइट इस बात पे डॉक्टर अनिल यादव, जाति थैंक यू बेहद जरूरी सो मच, बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक सेकंड रुकिए आप, डॉक्टर अनिल यादव जी, अगर जातिगत जनगणना होती है तो इससे पिछड़े और अति पिछड़े समाज को क्या सुविधाएं और क्या हक और हुकूक हासिल हो सकते हैं इस जातीय जनगणना से, अगर होती है तो? ब्रजेश जी, इसमें जो जातीय जनगणना होगी तो जैसा मैंने पहले भी कहा है कि हमारे देश का जो समाज है वो रोगग्रस्त है। जैसे बाबा साहब अंबेडकर कहते थे कि भारतीय जो समाज है, जो हिंदू समाज है, वो एक 4 मंजिला मीनार है। उसमें 4 मंजिलें, ऊपर जो है ब्राह्मण है, उसके बाद राजपूत क्षत्रिय है, उसके बाद वैश्य है, और नीचे की मंजिल पे, चौथी मंजिल पे शूद्र है, और तहखाने के अंदर जो है वो अति दलित है, अति शूद्र है, जिसको शेड्यूल कास्ट बोलते हैं। और ये पांचों जो मीनार की मंजिल हैं, इसमें कोई ना कोई दरवाजा है, ना कोई सीढ़ी है, ना कोई खिड़की है। यानी जो जिस मंजिल में पैदा हो गया उसको जीवन भर उसी मंजिल में, उसमें बितानी पड़ती है। तो जिसको कहते हैं, पूरे विश्व में कहा जाता है सोशल अपवर्ड मोबिलिटी, यानी समाज में जिन भी देशों में नीचे के तबके का आदमी ऊपर तक जा सकता हो, जितना सोशल अपवर्ड मोबिलिटी जिस भी देश में होती है, वो देश उतना ज्यादा तरक्की करता है, वो देश उतना ज्यादा सशक्त हो जाता है। चाहे अमेरिका हो, सोशल अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं या सोशल मोबिलिटी की बात कर रहे हैं? जी, मैं यही कह रहा हूं कि जैसे जातीय जनगणना होगी तो समाज का एक्सरे हो जाएगा और ये पता लग जाएगा कि किन किन जातियों के पास क्या क्या है। और जो सबसे बड़ी जो चीज मैं बोलना चाहता हूं आपको, वो ये है कि बार बार एक प्रश्न उठाया जाता है कि ओबीसी जातियों में चंद जातियां जो हैं वो अपने हिस्से का ज्यादा लेके जा रही हैं, जरूरत से ज्यादा हिस्सेदारी ले रही है 27% आरक्षण में। तो वो 27% का आरक्षण का अगर सही बंटवारा होना चाहिए, करना है, तो ये बहुत जरूरी है कि ये पता लगे कि किन जातियों की कितनी संख्या है और उनकी शासन में, प्रशासन में, न्यायपालिका में कितनी हिस्सेदारी है।
और पर आपको जो पता होना चाहिए, हमारे और जो मुझे अति मुझे पिछड़ा उम्मीद है समाज कि आपको इस बात से जरूर आप भिज्ञ होंगे कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी कम्युनिटी की 79 जातियां हैं, 79 जातियां हैं। तो आप जी। किस किस को क्या क्या दीजिएगा? जी। नहीं, देखिए, एक अलग ऐसा किस्म है का कि जातीय अभी क्या संघर्ष होता है कि जब विद भी इन अति- ओबीसी नहीं शुरू हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो न्याय में विश्वास करते हैं, ये एक सामाजिक न्याय का मामला है। ठीक है, कोई अपने स्वार्थ के लिए इसका विरोध भी कर सकता है, लेकिन मान लीजिए जो 27% आरक्षण है ओबीसी का, उसका अभी रोहिणी कमीशन बना हुआ है, जिसका 10 बार एक्सटेंशन कर चुके हैं मोदी जी। तो अगर रोहिणी कमीशन को अगर उसको बंटवारा करना है, ओबीसी समाज के आरक्षण को 4 श्रेणी में बांटने की बात हो रही है, तो कोई ना कोई उसके खिलाफ न्यायालय में तो चला आप जाएगा। रिजर्वेशन, न्यायालय विद इन पूछेगा कि रिजर्वेशन आपके के पास पक्षधर जातीय हैं? जनगणना का। देखिए, मैं रिजर्वेशन, विद इन रिजर्वेशन का पक्षधर हूं, क्योंकि वो न्याय की बात है, लेकिन वो न्यायालय में तभी ठहर पाएगा जब जातीय जनगणना होगी। करेक्ट, बिना जातीय जनगणना के आई डू एग्री न्यायालय विद उसको यू। रद्द जब कर तक देगा इसका कि कोई आप साइंटिफिक साइड- और इसका लीगल जी। हम प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं हाँ। करेंगे, तब तक इस मसले का हम जी। सम्यक तो इसका जो समाधान अति नहीं खोज पिछड़ों की सकते। बात है, अति मैं पिछड़ों को सहमत न्याय हूं। अगर नहीं मिल सुरेंद्र पा रहा, राजपूत तो जी इस उसमें विषय पर जातीय कुछ जनगणना कहना होना चाह रहे थे, जरूरी मैं है। उन्हें मौका देता हूं। सुरेंद्र जी, गो हेड, आपके पास 20 सेकंड है। मैं सिर्फ 3 महत्वपूर्ण बातें कह रहा हूं कि पहली चीज तो भारतीय समाज में जब आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया था दलितों को, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को, वो उनकी आर्थिक स्थिति पर नहीं, सामाजिक अपलिफ्टमेंट के लिए दिया था, और उसका हमें गर्व है। एक बात, क्योंकि आरक्षण जो होता है वो कभी भी आर्थिक स्थिति को ऊपर करने के लिए नहीं, सामाजिक स्थिति को ऊपर करने के लिए दिया जाता है। दूसरी बात, अगर आप जातीय जनगणना पिछड़ों की भी कर देंगे तो पिछड़ों को भी जो आरक्षण मिलेगा, जो आज की डेट में एक आयोग के जरिए मिल रहा है, कल की डेट में वो आरक्षण जो है संविधान के जरिए मिलेगा। अगर संविधान के जरिए आरक्षण देने में भारतीय जनता पार्टी पीछे हट रही है, तो इसका मतलब भारतीय जनता थैंक पार्टी यू, शुक्रिया। संविधान विरोधी है शबनम पांडे और जी 20 भारतीय सेकंड। जनता पार्टी पिछड़ा शबनम जी विरोधी 20 सेकंड। कश्यप जी रुकिएगा। शबनम जी 20 पिछड़ा सेकंड। विरोधी भारतीय थैंक जनता यू। पार्टी है। प्लीज पिछड़ों का कोऑपरेट वोट तो सुरेंद्र जी, भारतीय मैंने जनता पार्टी को आपको चाहिए, पर्याप्त समय दिया। लेकिन यस, शबनम पिछड़ों जी, के go ahead। हक हुकूक नहीं भारतीय जनता पार्टी देना दे रहे चाहती। हैं, तो मेरे प्रश्न का उत्तर उन्होंने नहीं दिया कि 2011 में अगर किया था उन्होंने जनगणना, आप तो वही वो है ना, जनगणना चक्कर के ये है आधार पे शबनम जी, उन्होंने आप क्या काम जैसे किया? विद्वान लोग पढ़ लिख कर हम नहीं तो- आते। हम वही तो बात। 2011 में जो जनगणना हुई, 1 साल लगता है जनगणना होने में, कोचिंग और खोल लो 1 साल पुलिस लगता है वाले। उसको पूरा होने में, तब तक आपकी सरकार आ गई थी। हमने तब तक आपकी सरकार आ गई थी और आपकी सरकार ने वादा किया था, नरेंद्र सुरेंद्र मोदी जी राजपूत ने वादा पॉलिटिकल किया कोचिंग था, सेंटर। 2011 मोदी जी ने वादा किया था, इनके नाम से भारतीय कोचिंग सेंटर जो खोल लो। जनगणना है, ओके। व्यक्तिगत ये रखेंगे। राजपाल कश्यप जी बोलेंगे। कश्यप जी 20 सेकंड। थैंक झूठे लोग यू। हैं। आप सब लोग शांत होइए। आप सब लौटिए लोग झूठे लोग हैं। लौटिए। पढ़ लिख कर सिर्फ कश्यप जी, नहीं आते हैं। कश्यप जी 20 सेकंड। नरेंद्र मोदी को सिर्फ झूठा राजपाल समझते हैं। कश्यप, ओनली राजपाल कश्यप। सिर्फ जी, कश्यप जी की ब्रजेश आवाज जी। जाएगी। बोलिए कश्यप जी। जी कश्यप ब्रजेश जी, जी, बोलिए। पहली बात तो आरक्षण बीजेपी खत्म कर रही है निजीकरण करके, सारी सरकारी संपत्तियों को निजी क्षेत्रों में बेच रही है। दूसरी बात, ये भर्ती भी जो कर रहे हैं उद्योगपतियों को दरवाजा खोल दिया। गांव गरीब किसान का बेटा आईएएस और कलेक्टर नहीं बन पाएगा, लेटरल भर्ती चालू कर दी। दूसरी बात, ये जातियों में अगर भेदभाव न करते होते तो माननीय अखिलेश यादव जी का घर गंगा जल से नहीं खुलवाते। और फूलन देवी जो सांसद नहीं है, वीरांगना फूलन देवी को बीजेपी के प्रवक्ता ने कितनी अभद्र टिप्पणी की, क्या बीजेपी ने कोई कार्रवाई की? क्योंकि वो निषाद बिरादरी की है, मल्ला बिरादरी की है, दलित बिरादरी की है, विकास के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। कोई कार्रवाई की उस पे? लेकिन जनता 2022 में कार्रवाई करेगी, बीजेपी को हटाएगी। यही पिछड़े दलित सवर्ण सभी जाति को, आदिवासी से लेके सब पर मिलके बीजेपी को हटा के माननीय अखिलेश यादव जी थैंक यू, को बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, धन्यवाद। टाइम ओवर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आप सभी मेहमानों का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि एक सामाजिक और राजनीतिक मसले पर आप सब ने अपनी अपनी स्पष्ट राय रखी। बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबका बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। शुक्रिया, नमस्कार।